दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 50 क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप बनाए हैं, जो कि आज तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है और जो कुछ नोट्स हैं हमारे और जो हमारी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। दोस्तों, होता क्या है, लॉकडाउन की वजह से या वैसे भी जब हम पढ़ के आते हैं तो दोस्तों नए नए लड़के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे दोस्तों वो इंटरव्यू में बेसिक्स चीजें भी पता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों वो बहुत जरूरी है, जिस आना चाहिए बेसिक्स क्वेश्चंस वगैरह आपको। और हमारी एक चैलेंज है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये 50 क्वेश्चंस के आंसर अभी के अभी याद हो जाएंगे। ये डेफिनेटली है। और उसके अलावा जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट इन 50 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो दोस्तों जब अगर आप देखेंगे इसको और इसके आंसर डालेंगे तो आपके चांसेस इंटरव्यू क्रैक करने के बहुत बढ़ जाएंगे और आपका बेसिक नॉलेज भी आपकी सिविल की काफी क्लियर होगी। तो दोस्तों मैं हूं मनीष सिविल के यूट्यूब चैनल से। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन के लिए उसे जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हम टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है 50 प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 सिविल इंजीनियर्स नॉलेज। इंजीनियरिंग के नॉलेज के 50 क्वेश्चन है जो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच एवरी सिविल इंजीनियर मस्ट हैव टू नो इन द डेली वर्क शेड्यूल। वी सिविल इंजीनियर्स आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम lack of knowing very basic things. We are going to share with you those basic technical things in a bunch. एक बंच के तौर पे हमने आपको ये 50 क्वेश्चंस और आंसर की एक टेल तैयार की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं 50 पर। जैसे देखिए अब है 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या रखी जाती है? तो दोस्तों जनरली सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 3.15 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड है जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। दोस्तों ये बहुत ही इंटरव्यू में जब भी न्यू फ्रेशर लोग स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनसे जनरली पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर पर 1.25 क्यूबिक फीट। 0.0347 क्यूबिक मीटर या 1.25 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम होता है एक बैग सीमेंट का। तो हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल स्लम फॉर स्लम। एक स्लम, जैसे कि हम स्लम कौन भरते हैं, कोई भी कंक्रीट आ गई उसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्लम कौन साइड पे भरते हैं कंक्रीट का। तो दोस्तों वो हमारे 4 लेयर्स में हम भरते हैं। इसकी वीडियो की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे स्लम टेस्ट हमारा कंक्रीट का होता है। ठीक है, उसकी 4 लेयर्स में उसको फिल किया जाता है और ये क्वेश्चन उसमें हमारे इंटरव्यू में बहुत ही जनरली पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 kg वन बैग ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों जो 1 बैग सीमेंट जो केजी में आता है, हमारी सीमेंट आती है 50 kg 1 बैग सीमेंट होता है वो। फिर है जी, हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। जब हम कंक्रीट के क्यूब की टेस्टिंग के लिए क्यूब को हम फिल करते हैं तो कितनी लेयर में उसको फिल करते हैं? तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर यानी 150 150 150 ये हमारा साइज होता है क्यूब का। इसको 3 लेयर में भरते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे और इसकी भी वीडियो हम की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसका टेस्ट भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैसे फिल होता है और कैसे इसकी रीडिंग्स निकलती हैं। तो दोस्तों व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब? 150 बाई 150 बाई 150 mm यानी कि 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है दोस्तों। फिर है जी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम जब डलता है उसमें मिनिमम बार कितनी यूज होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है 6 नंबर्स। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉलम अगर हम कास्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं जनरली, उसमें मिनिमम कितनी बार्स डलनी चाहिए? तो उसमें इसका आंसर है जी 4 नंबर्स। व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम यानी सीमेंट कब से सेट होना शुरू कर देती है? तो दोस्तों इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट बाद सीमेंट हमारी सेट होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? तो वो है जी 10 आवर्स। हमारी जो ओपीसी सीमेंट है वो 10 आवर्स में पूरी तरह सेट हो जाती है।
दोस्तों ये है सीमेंट का पेस्ट बनाने के बाद। पेस्ट मतलब या तो उसको मोटार बनाए या कंक्रीट बनाए, तो वो 10 घंटे में सेट हो जाती है। अब दोस्तों आता है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। देखिए दोस्तों ये बहुत ही खास है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारा किसी भी कारण साइड पे काम बंद हो गया, सीमेंट काफी टाइम से रखी हुई है, या किसी शॉप पे गए वहां शॉप पे सीमेंट काफी टाइम से रखी हुई थी, तो दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं कि ये यानी कि इसकी एक्सपायरी डेट टाइप देख सकते हैं हम इसको। तो दोस्तों इसका क्या है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों 3 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। आप बैग के ऊपर देख सकते हो, बैग के ऊपर जो देखने के बाद उस मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने के बाद मैन्युफैक्चरिंग से 3 मंथ तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर 3 मंथ पुरानी हम सीमेंट को यूज नहीं करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं 12 नंबर पर। तो ये हमारा 12 नंबर है, फॉर विच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड। किस टेस्ट के लिए सारी एक सी मशीन यूज होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट की जो यूनिवर्सल मशीन है, और टेंसाइल टेस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए भी हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ठीक है दोस्तों, जहां सेम यूज होती है। व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट, या फॉर कंक्रीट। कंक्रीट को हमें कम से कम कब तक क्यूरिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल वेदर अगर है तो हमारे को 7 डेज प्रीफर 7 डेज हमें कहा जाता है, 7 डेज हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर ड्राई है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसको 10 डेज तक हम कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई भी बीम्स है, कॉलम है, कुछ भी है, वो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी हमने लोड डाला, ज्यादा लोड पड़ गया, हल्का फुल्का उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया जो हमारा ठीक हो सकता है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आता है जी व्हाट इज द डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या है जी। डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ये होती है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, स्ट्रक्चर हमारा एक तरफ को झुक गया, तो जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हुई इसको परमानेंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है जी 0.7 रूट FCK। ठीक है दोस्तों, ये उसका फॉर्मूला होता है। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। ये दोस्तों इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट के जो ग्रेड्स होते हैं वो है जी M10 से M20। यानी इसमें क्या क्या आ जाता है, M10 आ गया, M15 आ गया, M20 आ गया, ये हमारे ऑर्डिनरी ग्रेड्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है जी विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। जो जनरली स्टैंडर्ड हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, कंक्रीट को यूज करेंगे, तो क्या होता है स्टैंडर्ड। तो ये होते हैं जी M25 से M35। इसमें M25 आ गया, M30 आ गया, M35 आ गया, ये दोस्तों ग्रेड होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड ग्रेड है। उसके बाद आता है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट अगर हमें यूज करनी है तो दोस्तों उसके जो ग्रेड है वो क्या होंगे, M60 से M80 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है जी हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स। वैसे एक बताते हैं 18 में क्या है, M25 से M35 है, ये M25 से M60 तक जाता है, बट हम जनरली स्टैंडर्ड हमारे M25 से M30 हम यहाँ यूज करते हैं। उसके बाद है जी हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन। दोस्तों होता क्या, जो अपने इंजीनियर्स पहुंचते हो साइट पे तो देखिए सुपरवाइजर वगैरह या लेबर वगैरह करती क्या है कि मिक्सचर को खूब राउंड, उसकी मिक्सचर को चलाती है, खूब चलाती है, काफी ज्यादा राउंड्स लगते हैं, तो दोस्तों उससे क्या है मटेरियल की सेपरेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये कोई भी आके पूछ सकता है आपको, कोई भी एक सीनियर इंजीनियर हो गया या कोई भी क्लाइंट हो गया या कोई भी गवर्नमेंट अफसर हो गया, वो भी आपसे आके पूछ सकता है कि इसकी कब हमें जो राउंड है कितने राउंड लगाने चाहिए, कितनी देर तक हमें इस हांडी को, ये कंक्रीट मिक्सचर मशीन को इसको चालू रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका होता है मिनिमम 2 से 3 मिनट्स नीड्स टू मिक्स कंक्रीट इन अ मिक्सचर मशीन। कंक्रीट को मिक्सचर मशीन में 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर है जी विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर शेयर। तो दोस्तों इस पे क्या है, मिनिमम हमने बताया है 12 mm डाया बार। देखिए दोस्तों मीटर लिखा हुआ है, यहाँ हम 12 mm कर देते हैं, 12 mm डाया बार। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो गया मिनिमम की, जैसे कि हम स्लैब वगैरह अपने घर पे डाल रहे हैं तो उसमें जो 10 mm 8 mm की सरिया हमारी यूज हो रही है, तो वहाँ की जो चेयर है वो 12 mm मिनिमम डलेगी ही डलेगी। अदरवाइज जैसे जैसे स्ट्रक्चर हमारे आते जाते हैं, जो भी मेन हमारी रेनफोर्समेंट होगी उससे मोर देन डाया ही हमारी यूज होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 16 की भी होती है, 25 की भी होती है चेयर्स वगैरह। व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर, वो भी जो चेयर्स वगैरह यूज होती है वो होती है अपनी राफ्ट फाउंडेशन वगैरह, जहां भी हमारी मोर देन डाया स्टील यूज हो रही है, बहुत ज्यादा स्टील यूज हो रही है, वहां पे स्लैब वगैरह बढ़ रही है, 1 मीटर की राफ्ट है या उसकी सरिया बन रही है, तो वहां पे चेयर हमारी 16 M25 वगैरह इस तरह से हम लगाते हैं।
व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर, और दोस्तों एक और थोड़ा सा माफी चाहूंगा कट करने के लिए। एक चीज और है कि इसमें एक पूछ लिया जाता है कि क्या है कवर, जो इसमें हमने नहीं लिखा है बट ये आ जाता है कि चेयर्स जो है 1 स्क्वायर मीटर में कितनी चेयर्स प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर ये कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर हमारी यूज करनी चाहिए हमें। व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग, कॉलम, स्लैब एंड बीम। स्लैब, फुटिंग, कॉलम और बीम में क्या क्या कवर यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, मिनिमम कवर शुड बी, जो मिनिमम जो कवर होना चाहिए, फुटिंग में 50 mm का हम कवर यूज करेंगे, कॉलम में 40 mm, स्लैब में 20 mm एंड बीम में 25 mm। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब आता है हमारा 23। तो दोस्तों 23 में क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज्ड कंक्रीट M10, M15, M20 एंड M25। दोस्तों ये बहुत यूज होती है साइट पे, तो इसके रेशियो क्या हो सकते हैं। दोस्तों M10 का मतलब होता है 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 कोर्स एंड 6 एग्रीगेट। M15 का मतलब 1:2:4, M20 1:1.5:3, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट कोर्स एंड 3 पार्ट एग्रीगेट। M25 1:1:2। द रेशियो इज लाइक सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। पहला पार्ट सीमेंट होता है, दूसरा सैंड एंड तीसरा एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो भी हम स्लैब डाल रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड बी 125 mm, 125 mm रखनी चाहिए। 125 mm, जो 125 mm कह रही थी, अगर आप जनरली लेबर से बात करोगे तो वो कहेगी एक, जनरली बोलेगी 5 इंच। ठीक है दोस्तों, 125 mm को 5 इंच बोलते हैं। हाउ मच वाटर ऑब्जर्प्शन इज अलाउड फॉर ब्रिक। दोस्तों ये भी बहुत जनरली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में। तो हाउ मच वाटर एब्जॉर्ब, यानी कि ब्रिक जो है कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, करेगी, या अलाउ है, कितना अलाउ है कि हम कर सकते हैं कि ब्रिक इतना पानी पीनी चाहिए। तो दोस्तों नॉट मोर देन 20%। ये 25 भी होता है बट 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ डावल्स बार। ठीक है, तो जब डावल्स हम छोड़ते हैं कहीं भी, डावल्स का मतलब होता है कि जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, डावल्स का मतलब हमें बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सरिया को एक्सटेंड करना है उसके लिए हम डावल्स छोड़ते हैं दोस्तों। तो मिनिमम डायमीटर 12 mm बार के लिए हम डावल्स छोड़ेंगे या छोड़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अलाउएबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। दोस्तों ये बहुत खास है, ये जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस में, और वहां होना जरूर चाहिए आपकी साइट पे, आपको एप्लीकेबल होना चाहिए। जो भी पानी आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो उसकी पीएच वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए, जरूर टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। पानी को हम जैसे भी है कि पीने योग्य जो पानी होता है उसको हम यूज करते हैं। तो दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए पानी की, इट इज नॉट लेस देन 6 pH। जो वैल्यू होनी चाहिए वो 6 pH, नॉट लेस देन 6 से pH वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन के लिए लैप लेंथ बार क्या है, होती है 24D। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फॉर M20 ग्रेड के लिए लैप लेंथ कितनी रखनी चाहिए, कॉलम में 45D, बीम में 60D, स्लैब में 60D। इसकी एक देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारी जो है, ये हमारी एक डिटेल है कैसे कैसे हमारी लैप लेंथ हम रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये कंक्रीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद चलता है जी, व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन। टेंशन जोन में हम लैप लेंथ कितनी रखेंगे, 50D to 60D, 50D to 60D, वेयर D इज डायमीटर ऑफ बार। 50 मल्टीप्लाई विद डायमीटर, डायमीटर अगर 16 का है तो 16 पंजे 80, 800 mm होगी हमारी ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट एंड व्हाई इट इज कॉस्ट। दोस्तों ये बहुत है, ये कभी होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसका होता क्या, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, लेबर साइड पे काम करती है, जैसे कि पहले तो देखते सेग्रीगेशन होता क्या, द सेपरेशन ऑफ सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट इन कंक्रीट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का तीनों अलग अलग हो जाना, ये हमारा सेपरेशन कहलाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब इसके कॉस्ट क्या है, इट्स कॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, ऑल्सो कॉस्ट फॉर पोर्ड एबव 1.5 मीटर हाइट। दोस्तों है क्या कि इसकी जो कॉज है, इसके एक तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो नहीं ठीक होगा तो ये हमारे जो है सेपरेशन हो सकते हैं मटेरियल, या होता क्या है कि जो हम कहीं भी डंप करते हैं या पोर्ड करते हैं
तो दोस्तों लेबर वगैरह करती क्या है कि अपने सर के ऊपर से तसले को नीचे लेके आती नहीं है, अगर तसले से डंप कर रही है तो ऊपर से ही हमको फेंक दिया। अदरवाइज कि हम किसी फाउंडेशन वगैरह में ऊपर से अगर कोई पाइपलाइन के थ्रू डाल रहे हैं और पाइपलाइन का पाइप अगर ऊपर रख लिया तो ये सेपरेशन हो सकती है। तो 1.5 मीटर हाइट से कम से ही हमें ये कंक्रीट उसमें पोर करनी चाहिए, फेंकनी चाहिए, डालनी चाहिए 1.5 मीटर से कम हाइट पर। आगे चलते हैं। फिर है जी व्हाट इज द स्टोरेज प्रोसीजर ऑफ सीमेंट। सीमेंट का स्टोर करने का प्रोसीजर क्या है? जैसे कि आप साइड पे सीमेंट आई तो सीमेंट को आप कैसे रखोगे? सीमेंट तो बहुत जल्दी सेट हो जाती है थोड़ा सा भी मॉइस्चर के साथ, तो दोस्तों उसके लिए जानते हैं व्हाट। तो देखिए ये है ऑलवेज स्टोर सीमेंट इन ड्राई प्लेस। एक सूखे प्लेस पे हमें सीमेंट स्टोर करनी चाहिए। प्रोवाइड अ गैप ऑफ 300 mm फ्रॉम वॉल। वॉल से कम 300 mm गैप तो हमें रखना चाहिए, जिससे क्या वॉल में मॉइस्चर होता है और वो सीमेंट कैच ना करे, पकड़े ना। नेवर प्लेसमेंट सीमेंट बैग डायरेक्ट इन द फ्लोर। ऑलवेज प्रोवाइड 200 mm मिनिमम हाइट फ्रॉम द फ्लोर। दोस्तों फ्लोर से भी मॉइस्चर आ सकता है, तो फ्लोर पे डायरेक्ट हमें चिपका के नहीं रखनी है, उससे भी कम से कम 200 mm कोई हमें होता क्या है, कभी कभी हम नीचे की एक बेस बना लेते हैं लकड़ी का, या लकड़ी भी मॉइस्चर पकड़ती है, अदरवाइज एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम 200 mm ऊंचा, वो हमें वहां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर आता है जी नेवर पुट मोर देन 10 नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टैक। तो दोस्तों एक के ऊपर जब बैग रखते हैं, यहाँ 10 नंबर हमने किया है, मतलब 13-14 तक हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं रखनी चाहिए। 10 नंबर से ज्यादा हमें नहीं रखनी चाहिए, वरना 13-14 तक भी हम रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हाइट ज्यादा हो जाती है तो कोई भी बंदा उसको सीमेंट बैग को उतारेगा तो दोस्तों उसके ऊपर गिरने के चांसेस हो सकते हैं और उसकी डेथ वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, उसका लॉस हो सकता है हमें उस बंदे का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। कीप इन माइंड नेवर मेक अ सीमेंट स्टोरेज नियर केमिकल अफेक्टेड फ्लोर और एरिया एंड मॉइस्चर इफेक्टिव एरिया। दोस्तों जहां पे केमिकल इफेक्टेड एरिया हो या फ्लोर हो और जहां मॉइस्चर वगैरह ज्यादा आता हो, ऐसे एरिया में हमें सीमेंट स्टोर नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टेयरअप्स इन एन बीम। अगर एक किसी बीम में हमें स्टेयरअप्स की संख्या निकालनी है, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जनरली पूछा जाता है क्योंकि ऐसे ये बीबीएस का क्वेश्चन है। तो होता क्या है, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टेयरअप्स इन अ बीम। एक बीम के अंदर नंबर ऑफ स्टेयरअप निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। जैसे कि देखिए कोई भी क्लियर स्पैन है, यानी कि कॉलम से कॉलम माना बीम का हमारा 3 मीटर, तो यहाँ 3000 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर का मतलब हो गया कि स्पेसिंग स्टेयरअप्स की कितनी दे रखी है। अगर स्टेयरअप्स मानो 150 की दे रखी है तो 150 प्लस के 1। अब ये हो कितना जाएगा अगर देखोगे आप, तो ये हमारा हो जाएगा 20 + 1 हो गया, ये इक्वल टू करते हैं 20 प्लस के 1, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी हमारी 21। दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है, प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी स्टीरअप निकलती है। फिर है जी ये भी कुछ पूछ लेता है, व्हाट इज टीएमटी। टीएमटी क्या है? टीएमटी रेनफोर्समेंट होती है, तो टीएमटी की फुल फॉर्म होती है थर्मोमैकेनिकल ट्रेटेड बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आ जाती है व्हाट इज टीएमएक्स, तो ये होती है थर्मैक्स पावर्ड बार। फिर आता है जी व्हाट इज एसडी, सुपर डक्टाइल बार्स। व्हाट इज एचवाईएसडी, ये बहुत यूज होती है, इसका मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है दोस्तों, इन सब की इमेज हम अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें देखिएगा आप। फिर उसके बाद है व्हाट इज सीटीडी, यह कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लाइट। स्टेयरकेस की जो फ्लाइट होती है उसका एंगल क्या रहता है? तो दोस्तों ये इट इज बिटवीन 25 से 40 डिग्री ही रखना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, जो राइजर है वो 150 mm से 200 mm तक हम रखेंगे, उससे ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं रखेंगे। जनरली क्या है, जहां लोग ज्यादा रहते हैं वहां हम 150 mm ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे, सॉरी अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है जी व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रेड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में थ्रेड, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, थ्रेड किसको बोलते हैं? जो हमारी स्टेप होती है जिसपे हमारा पैर रखा जाता है, वो जो हमारी थ्रेड कहलाती है। तो थ्रेड कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम 250 से 300 mm। तो दोस्तों ये व्हाट इज द मिनिमम हुक लेंथ ऑफ बार। तो दोस्तों बार में हम जो हुक लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए? 90 इज डाया ऑफ बार्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये जो हुक है ये हमारा 90 का है। हाउ मच ब्रिक्स नीड्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक
ऑफ 230 mm ब्रिक वॉल वर्क। दोस्तों अब ये क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर का हम काम करेंगे तो उसमें 230 की दीवार, यानी 230 थिकनेस की वॉल, 1 ब्रिक वॉल, 1 ब्रिक थिक वॉल की हमारी क्वांटिटी कितनी होगी ब्रिक्स की उसमें। तो दोस्तों जब हम मोटार वगैरह लगा के निकालेंगे तो एक्चुअल में ये 484 नंबर्स आते हैं, बट इसको हम 500 कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें हमारी ब्रेकेज वगैरह भी हो जाते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स मानते हैं हम, वैसे एक्चुअल में 484 के आसपास लगती है। फिर आता है जी हाउ मच ब्रिक्स नीड्स फॉर 115 mm थिक ब्रिक वर्क। अगर 115 में यानी 4.5 इंची का हमारा 4 इंची का ब्रिक वर्क है तो उसको कितनी उसमें ब्रिक्स आएंगे। तो दोस्तों वही है मोटार के अकॉर्डिंग जो हम एक्चुअल में निकालेंगे वो 49 नंबर्स पर स्क्वायर मीटर आती हैं। वैसे हमारी देखोगे आप तो 58 के अराउंड हमारी ये आती है, ठीक है दोस्तों। बट हम एक्चुअल मोटार वगैरह के निकालने के बाद फर्क में ब्रिक वर्क में कितनी आ रही है, ब्रिक वर्क में 49 आती है, अदरवाइज हम 58 के आसपास लेके चलते हैं। व्हाट इज ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट। दोस्तों ये भी बहुत है, ये भी एक खराब चीज है जो कॉन्क्रीट के अंदर कभी होनी नहीं चाहिए जब हम काम कराते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये बहुत जनरली पूछ लेता है कि व्हाट इज द ब्लीडिंग है क्या भाई कॉन्क्रीट के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर है व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ जस्ट मेड कॉन्क्रीट और फ्रेश कॉन्क्रीट देन इट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट। होता क्या है कि जब हमने फ्रेश कॉन्क्रीट बनाई है उस कॉन्क्रीट में हमारी पानी ज्यादा डल गया, वाटर सीमेंट रेशियो ठीक नहीं रहा, पानी ज्यादा डल गया, तो होता क्या है कि पानी हमारा ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो साथ के साथ सीमेंट को लेके आता है। सीमेंट की जो क्वांटिटी है, पानी सीमेंट की क्वांटिटी को ऊपर लेके आता है, ठीक है दोस्तों। या कंक्रीट डल रही है, स्लैब डले या कोई भी स्लैब वगैरह डल रही है, हमने उसमें वाइब्रेटर लगाया, वाइब्रेटर भी बहुत ज्यादा लगा दिया तो जितने शटल हो जाती है, कंक्रीट शटल होती चली जाती है, ऊपर को पानी फेंक देती है, पानी के अंदर साथ सीमेंट लेके आ जाती है। जैसे ही पानी सरफेस पे ऊपर आया तो वो कंडीशन ब्लीडिंग हो गई हमारी। तो दोस्तों वो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल फॉर कंक्रीट। वही देखो दोस्तों जो हमने पहले भी बताया था कि फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट क्या है। तो देखिए मैक्सिमम अलाउएबल हाइट ऑफ कंक्रीट फ्री फॉल इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा से हमें कंक्रीट फॉल नहीं करनी है, गिरानी नहीं है, उससे कम पे ही हमें काम करना है। 1.5 मीटर से ज्यादा अलाउएबल नहीं होती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ हुक इन स्टेरअप। तो देख दो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो स्टेरअप का जो एंगल है, हुक का जो एंगल है वो कितना होता है। तो देखो इसका आंसर होता है जी 135 डिग्री, पूरा अंदर तक मुड़ जाता है। उसके बाद है जी हाउ मच मार्क्स शुड बी लेफ्ट इन अ बार बेंडिंग जोन। दोस्तों ये क्या है, बार बेंडिंग जोन में हम कितने परसेंट के हमने यहाँ परसेंट दे दिया है, कितनी नंबर्स ऑफ बार का हमें लैप लेंथ दे सकते हैं बेंडिंग जोन में। तो दोस्तों क्या है, एक उस पे नॉट मोर देन 50% से ज्यादा लैप लेंथ नहीं आनी चाहिए एक जोन के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन ऊपर भी आ गया था, 0.0347 क्यूबिक मीटर फॉर क्यूबिक मीटर, और यह फॉर लिखा है दोस्तों, सॉरी उसके लिए, यह और 0.0347 क्यूबिक मीटर, अदरवाइज 1.23 CFT यानी क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर देन क्यूबिक फीट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है जी लास्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, टाइम हो जाएगा काम करते करते, तो होता क्या है रेनफोर्समेंट के आपको वेट खुद ही याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमें देखा जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि एक कोफिशिएंट्स पता ही नहीं है स्टील बार्स के। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है D² / 162 × L, जिसमें D है डायामीटर ऑफ बार, L है लेंथ इन मीटर्स, ठीक है दोस्तों। डाया ऑफ बार, जैसे कि मानो यहाँ हमने 16 की कोई भी करनी है, तो दोस्तों देखो 16 का स्क्वायर हो जाता है, 16 का स्क्वायर है जी 256 डिवाइडेड 162। अब इसमें क्या होगा, हम L कर ले, L को अगर 1 मीटर मान लेते हैं, हम मान लिया, तो 1.58 मीटर हमारी ये जो लेंथ होगी, सॉरी वेट होगा, आ गया सरिये का। देखो जैसे देखिए इसको हम ले लेते हैं 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 या मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि हमारी लेंथ क्या है 1 है सरिये की, डिवाइडेड बाई 162। तो इस इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू होगा 1.58 kg। 1 मीटर की सरिये में 16 m की 1 मीटर की सरिया में 1.58 kg हमारा वेट होता है। इस तरह से हम इन सबको निकालेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इसकी अगर आपको कॉपी चाहिए, आपको एक पेजेस बाद चाहिए, अगर नोट करने हो तो ये आप
वीडियो देख देख के तो आपको याद हो गए होंगे, अगर नोट करना चाहो तो ये हमारी इमेजेस आप ले सकते हो हमारे फेसबुक पेज से और हमारी इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम से ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए और तैयारी करिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।